नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। और ये है अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें हम आज देखने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। देखिए ये जो है ये महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है अपना, ये यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बने हैं, है ना, और प्रीलिम्स में भी यहाँ से बने हैं, साथ ही साथ मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो ये आपको ध्यान से सुनना है, बड़ा आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक से थोड़ा ध्यान लगा के सुन लिया तो बाद में ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बिना किसी के समझाए ये सिद्धांत समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें भी नहीं आया था ये। अगर सीधा आप किताब से पढ़ने लगोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। हाँ जी, तो ये है आज का लेक्चर जिसमें हम देखने वाले हैं महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। तो हुआ क्या था, देखिए थोड़ा सा हम इसे जूम कर लें। महाद्वीप और महासागरों के बारे में पहले आप जाने होंगे, मैंने आपको बता ही दिया था। चित्र भी आपको बहुत बार मैंने दिखा दिया है वर्ल्ड का, जिसमें महाद्वीप कहाँ कहाँ बने हुए हैं और महासागर कौन कौन से हैं, सब मैंने बता दिया आपको कि कहाँ महासागर कौन से महाद्वीप है ना। एग्जैक्ट मैंने शायद आपको नहीं बताया होगा कि ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, कोई नहीं, मैं कल के लेक्चर में आपको एक बार और वो बता दूंगा। तो महाद्वीपीय प्रवाह क्या माना जाता था? माना जाता है कि महाद्वीप जो है ना, आज जहाँ जहाँ अपना महाद्वीप, जैसे आपने कुछ तो सुना होगा, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो जो आज अलग अलग जगह हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया देखिए कहाँ है, भारत जो मतलब एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। तो एक ज़माने में ऐसा माना जाता था कि ये एक ही हुआ करते थे, यानी एक ही लैंड मास से, भूभाग से ये जुड़े हुए करते थे। कुछ जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि अटलांटिक महासागर जो है ना, उसके तट रेखा को, आकृति को उन्होंने ध्यान से देखा, तो उनको लगा कि यार ये तो अटलांटिक के दोनों और जो तट रेखाएँ हैं वो तो एक दूसरे में एकदम फिट हो सकती है एकदम। इसका मतलब यार कभी ना कभी तो ये एक रहे होंगे। उनके दिमाग में ये एक चीज़ आई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे और वैज्ञानिक आए। जैसे हमें 1596 में एक डच मानचित्रवेता आता है, अब्राहम ओर्टेलियस, नाम याद रखना, अब्राहम ओर्टेलियस आता है। वो सर्वप्रथम इस बात की संभावना व्यक्त करता है कि हाँ, इन जो अलग अलग महाद्वीप हैं इनमें कोई ना कोई साम्यता, कोई सिमेट्री इनमें है, कि एक जैसे ही मेरे को लग रहे हैं कि हाँ, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ये फिट हो सकते हैं। ठीक है, उनके बाद में एक एंटोनियो पेलेग्रिनी नाम का एक और विद्वान आता है। ठीक है, एंटोनियो पेलेग्रिनी नाम का एक विद्वान आता है, उसने एक मानचित्र बनाया और उसने क्या किया कि जो तीनों महाद्वीप हैं उनको इकट्ठा उन्होंने दिखा दिया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका वाला जो है उसको उन्होंने एक अलग ही, मतलब एक जगह उन्होंने दिखा दिया। उसके बाद में आता है अल्फ्रेड वेगनर। देखिए हमारे काम का कौन है, अल्फ्रेड वेगनर, इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एक आदमी कौन था, ये था जर्मनी का एक मौसमविद ये हुआ करता था, जिसने हमें एक सिद्धांत दिया। कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये जो है क्या कहता है, ये एक बात ये कहता है कि पूरा एक बार जो पृथ्वी है वो एक ज़माने में एक, सारे जो भूभाग है, सारे महाद्वीप एक ही भूभाग से वो जुड़े हुए थे। जैसे मैं आपको यहाँ चित्र में बताऊँ, जैसे यहाँ समझाते हैं। ये क्या कहता है कि पृथ्वी, देखिए पहले पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप है वो सारे एक ही भूभाग से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं कि ये जो पूरा जुड़ा हुआ भाग होता है इसे कहते हैं पेंजिया, और जो इसके चारों तरफ ये समुद्र है, आप देख रहे हैं ये पानी, ये महासागर जो, इसे कहते हैं पैंथालसा। एक एक चीज़ का नाम ध्यान रखना आपको। ये होता है पेंजिया, जो सारे महाद्वीप एक जगह जुड़े होते हैं उस भूभाग को कहते हैं पेंजिया, और वो जिस समुद्र से चारों ओर से घिरा होता है उसे कहते हैं पैंथालासा। सबसे पहले जो है पृथ्वी इस प्रकार से हुआ करती है। कौन कहता है? ये अल्फ्रेड वेगनर ये कहता है। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे ये जो है दो भागों में टूट जाता है। ये धीरे धीरे दो भागों में टूट जाता है, और वो दो भाग कौन से हो जाते हैं? वो दो भाग हो जाते हैं लोरेशिया और गोंडवाना, है ना। देखिए ऊपर वाला है वो लोरेशिया, और जो नीचे वाला यहाँ से टूट गया ये वाला, ये यहाँ से, इसके नीचे वाला हो गया ये गोंडवाना, ये हो गया लोरेशिया। ऐसा का ऐसा लिखना है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो ऊपर वाला फिर हो गया लोरेशिया, नीचे वाला भाग जो टूट गया दक्षिण वाला हो गया वो हो गया गोंडवाना। किसका?
पेंजिया का भाग टूट गया। ठीक है, ये अपना पैंथालासा ओशन है ही है। और इन दोनों के टूटने के बाद इन दोनों के बीच में जो महासागर हुआ, वो सागर हुआ, उसे कहते हैं टेथिस सागर। आपने सुना होगा पहले टेथिस सागर के बारे में। तो ये था टेथिस सागर। ठीक है, तो ये दो भागों में टूट जाता है। फिर क्या है कि ये जो भाग थे ये अलग अलग दिशाओं में फैलते जाते हैं, और ये यहाँ देखते हैं। फिर ये क्या होता है कि ये अलग अलग दिशाओं में फैलते जाते हैं और ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और देखिए यहाँ से निकल के, इसमें से देखिए ये पेंजिया है, ये यहाँ पर देखिए ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ठीक है ना, ये टूट के देखिए यहाँ से अलग हो गया, ये यहाँ से आपका हो जाता है। देखिए यहाँ पर समझिए, ये देखिए दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ से टूट के ये अफ्रीका रह जाता है, ये वाला ये अफ्रीका है ना। ये अंटार्कटिका हो गया, ये वाला जो है ये अंटार्कटिका। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये भारत है अपना, है ना। ठीक है, ये यूरेशिया हो गया, ये पूरा यूरेशिया वाला हो गया। इस प्रकार से ये टूट टूट के अलग अलग फैल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है देखिए अलग अलग ये हो जाता है। ये है देखिए अटलांटिक महासागर, ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिण महासागर है, ये हिंद महासागर है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये पेंजिया पहले टूट गया दो भागों में, ऊपर वाला जो हो गया लोरेशिया, नीचे वाला हो गया दक्षिण वाला गोंडवाना। फिर ये जो है पूरा जो भूभाग होता है वो अलग अलग भागों में टूट जाता है और फैल जाता है, और आज का जो पोजीशन है धीरे धीरे वहाँ पर ये आ जाता है। तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, है ना। इस प्रकार से ये हो जाता है। ये थियरी है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसको कहते हैं, क्योंकि महाद्वीप जो है वो पहले एक जगह थे, फिर धीरे धीरे विस्थापित होकर अलग अलग जगह पर चले गए। ठीक है, समझ में आ रही है आपको ये बात? ठीक है, हाँ जी। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ बना के। सबसे पहले जो है ये कहता है कि भैया ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी बनी होती है अपनी, ये जो अपने सारा भूभाग होता है वो बना होता है एक कि देखिए ये है पेंजिया, इसका बना हुआ है। और इसके आसपास में ये जो सब है, ये जो है ना, ये जो है इसके आसपास में पृथ्वी के ये सब, ये पानी जो भरा हुआ है यहाँ पर, ये पानी जो है ये है पैंथालासा। समझ में आ रहा है आपको? ये पेंजिया हो गया और इसके बाद में ये है पैंथालासा, जो इसके आसपास जो पानी है, जो समुद्र है वो है पैंथालासा, है ना। ये है महासागर और ये है भूभाग। समझ में आ गया? फिर क्या होता है, समय के साथ में धीरे धीरे जो ये अपना पेंजिया होता है, ये जो अपना पेंजिया होता है, ये पेंजिया टूट जाता है दो भागों में। एक मिनट, ये जो अपना पेंजिया होता है ये टूट जाता है दो भागों में। ये पेंजिया ये पेंजिया टूट गया दो भागों में। जो ऊपर वाला हो गया क्या, ऊपर वाला हो जाता है लोरेशिया और दक्षिण वाला हो जाता है गोंडवाना, है ना। तो भारत किसका पार्ट था ये याद आपको रखना है। भारत किसका पार्ट होता है? भारत पार्ट होता है गोंडवाना लैंड का। याद रखना आपको बात, भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग होता है। ये ऊपर वाला लोरेशिया हो गया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड हो गया। और ये जो बीच में जगह बच गई ये है टेथिस महासागर, है ना। समझ में आ गया आपको बात? ये लोरेशिया और गोंडवाना, पहले ये टोटल ये पूरा क्या है, ये सारा का सारा है पेंजिया टूट जाता है इस प्रकार से, है ना। फिर आगे क्या होता है, धीरे धीरे ये जो है, ये जो लोरेशिया और गोंडवाना है ये भी अलग अलग में टूट जाता है। और गोंडवाना लैंड से, जैसे गोंडवाना से भारत निकल जाता है, गोंडवाना से ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है, गोंडवाना से अपना अफ्रीका निकल जाता है ना। और लोरेशिया से क्या क्या निकल जाता है, उत्तरी अमेरिका निकल जाता है और अपना यूरेशिया निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये होते हैं। तो हम लोग चलें अपना वापस आ जाएं। हाँ जी, तो देख ले यहाँ पर हो गया। देखिए यहाँ पर मैं समझा दूँ आपको,
ये देखिए गोंडवाना लैंड से अफ्रीका निकल गया, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सब निकल गए किससे? गोंडवाना लैंड से। और लोरेशिया से तो देखिए उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, ये दो जो है वो महाद्वीप निकल के अलग हो जाते हैं। तो भारत को आप पूछिए कि भारत किसका भाग था, तो भारत था गोंडवाना लैंड का भाग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये वेगनर ने बताया कि देखिए इस प्रकार से हुआ करता था। अब लोग पूछेंगे कि भैया हाँ तुमने बता तो दिया कि इस प्रकार से ये अलग हुए थे, हम कैसे मान लें, है ना भाई, हम कैसे मान लें कि ये अलग अलग हुए? तो वेगनर जो है अपने इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ साक्ष्य भी देता है। एविडेंस तो देने पड़ेंगे तभी तो आदमी मानेंगे। तो वो एविडेंस देता है कि हाँ ये जो है वो एक ज़माने में हुआ करते थे। वो कैसे हुआ करते थे? तो वो क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से वो इनको जो सारे अपने आज के टाइम पे आज जिस प्रकार की आज की स्थिति में है जो हमारे महाद्वीप, उनको कंप्यूटर की सहायता से वो एक जगह जोड़ देता है और उनके तट रेखाओं को एक जगह वो जोड़ देता है। आज की तटरेखा नहीं लेता वो, आज की तटरेखा का 1000 नीचे फैदम, 1000 फैदम नीचे अगर जाता है, फैदम देखिए समुद्री गहराई नापने का एक तरीका हुआ करता है, तो फैदम 1000 फैदम नीचे जाके वो नापता है। उसके आधार पर वो जो तटरेखाएँ हैं आज की उनको जोड़ देता है और बताता है कि देखिए ये सारे जो है एक दूसरे से महाद्वीप जो है उनमें एक दूसरे की साम्यता है। इसका मतलब ही एक जगह एक भूभाग से जुड़े हुए थे कभी ना कभी जीवन में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हाँ जी, ये देखिए यहाँ देखिए आप, है ना, ये कि अफ्रीका वाला देख लिया इसने और साउथ अमेरिका को जोड़ के देखा तो देखिए एकदम पूरा फिट ये बैठ गया। ये जिग्सॉ फिट इंग्लिश में कहते हैं और महाद्वीपीय साम्य इनको हिंदी में कहते हैं। इस प्रकार से देखो इन दोनों को जोड़ के देखा तो जुड़ गए, अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया जुड़ गए, इंडिया को जोड़ा तो जुड़ गए, और नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से जोड़ के देखा तो ये तो जुड़ गए। इसका मतलब इनमें साम्य है, इनमें साम्यता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं, मतलब कभी ना कभी ये जीवन में एक रहे होंगे। तो ये क्या हो गया, पहला साक्ष्य दिया वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में। ठीक है, अब चल लेते हैं कि उसने और क्या साक्ष्य दिया। हाँ, फिर ये साक्ष्य देता है कि महासागरों के पार जो चट्टानों की आयु पाई गई है उनमें भी समानता पाई गई है। जैसे उन्हें रेडियोमेट्रिक काल जो है उसके निर्धारण की सहायता से उसने महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को उन्होंने सरलता से देख लिया और उन्होंने बताया कि 200 करोड़ वर्ष की पुरानी जो शेल चट्टानें हैं वो ब्राज़ील के तट पर पाई गई है, साथ ही साथ पश्चिमी अफ्रीका के तट पर भी मिली है और वो एक जैसी ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट के साथ पाए जाने वाले आरंभिक जो समुद्री निक्षेप है वो जुरेशिक काल के हैं। इससे पता लगता है कि इससे पहले यहाँ पर महासागर था ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ ये महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता वाला आपको मैं समझाता हूँ। देखिए आप आइए यहाँ पर आइए, देखिए ये कैसा होगा आपको कि ये महासागर है। देखिए ये साउथ अमेरिका है और ये अपना अफ्रीका है और ब्राज़ील जो है वो देश है यहाँ पर, ये ब्राज़ील देश है, यहाँ पर ब्राज़ील नाम का एक देश है। तो जब इन्होंने देखा चट्टानों के तो ये ब्राज़ील में जो चट्टानें हैं उनका और जो साउथ अफ्रीका के पश्चिमी तट का जो है ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं अफ्रीका, इसका जो पश्चिमी तट है ये वाला, ये यहाँ पर जो है चट्टानें अगर देखी गई तो इन चट्टानों का और यहाँ वाली चट्टानों का दोनों का कालखंड जो है एक ही समय में बनी हुई चट्टानें पाएगी। तो वे एक ही समय में बनी हुई कैसे हो सकती है, मतलब कभी ना कभी ये दोनों एक ही रहे होंगे। दूसरी बात इनके बीच में ये थी, मैं आपको बताऊं कि इन दोनों के समुद्री तट है वहाँ पर जो वो समुद्री निक्षेप पाए गए हैं। समुद्री निक्षेप का मतलब आप समझते हैं कि समुद्र में जो जीवाश्म पाए गए हैं इनके जो समुद्र की जो तटरेखा है, तटरेखा मतलब आप समझते हो ना कि ये समुद्र है तो इसकी ये तटरेखा है, तो तटरेखा के पास में जो समुद्री जीवाश्म पाए गए हैं वो जीवाश्म जो है वो जुरासिक पीरियड से पहले के है ही नहीं है। इसका मतलब जुरासिक काल से पहले यहाँ समुद्र हुआ ही नहीं करता था। देखिए यहाँ कहाँ समुद्र है, ये तो जुड़ा हुआ समुद्र तो यहाँ है, यहाँ समुद्र है, यहाँ समुद्र है, यहाँ तो ये तो जुड़ा हुआ है ना, ये वाला तो पूरा जुड़ा हुआ है, ये सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। इसका मतलब जुरासिक काल में ही ये अलग हुआ था, इससे पहले ये अलग ही नहीं हुआ था। और चट्टानों की वजह से और इनके जो समुद्र निक्षेप पाए गए इसकी वजह से पता लग गया कि ये दोनों जो है वो एक ही जुड़े हुए रहे थे कभी ना कभी किसी न किसी काल में। तो ये दूसरा इनके इसने साक्ष्य दे दिया। ठीक है, और क्या साक्ष्य देता है, अब ये एक टिलाइट का साक्ष्य और देता है कि टिलाइट्स जो पाए गए। अब ये टिलाइट्स के क्या होते हैं, तो टिलाइट वो चट्टानी अवसाद होते हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होते हैं। हिमानी का मतलब क्या होता है, जैसे एक तो नदी के निक्षेप से बनता है,
नदी जो अवसाद लाके जमा करेगी उससे निक्षेप पैदा होंगे, है ना। ये जो एक होता है कि हिमानी का मतलब होता है जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो ग्लेशियर जो है वो बहा के कुछ लाते हैं और छोड़ देते हैं, वहाँ से निक्षेप बन जाता है, तो वो होता है हिमालयी निक्षेप। तो जो हिमालयी निक्षेप पाए गए हैं वो क्या है, भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछट, है ना, और दक्षिणी गोलार्ध के 6 और अलग अलग जगह पर वो पाए गए हैं, है ना। इसका मतलब है वो कभी ना कभी हिमावरण से ढके हुए थे, मतलब कभी ना कभी तो वो बर्फ़ से वो ढके हुए ही थे। जैसे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, फॉकलैंड हो गया, मेडागास्कर हो गया, अंटार्कटिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब चीज़ों में गोंडवाना श्रेणी के तलछट पाए जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ आ जाइए। ये देखिए जो जियोलॉजिकल जो एविडेंस पाए गए ना, ये चट्टानें देखिए, यहाँ की चट्टानें समान पाई गई है, यहाँ की चट्टानें समान पाई गई है, यहाँ की चट्टानें समान पाई गई है ना। इसका मतलब है कभी ना कभी एक दूसरे से मिले हुए थे। ये देखिए आपको मैं टिलाइट समझाता हूँ, ये है टिलाइट, यानी कि ये वाला एरिया देखिए हमने देखा था कि कभी ना कभी तो ये एक था, ये वाला समझ सकते हैं आप, ये वाला ये है ना, ये कभी ना कभी एक ही हुआ करता था। तो यहाँ पर जो हमें हिमानी के जो मिले हैं, यानी ग्लेशियर समझो आप, तो सीधे सीधे ग्लेशियर के जो साक्ष्य मिले हैं, यानी कभी ना कभी ये जो है यहाँ पर हिमावरण रहा होगा। और आज जहाँ भारत का ये वाला क्षेत्र है, जो भारत का अपना दक्षिण भारत वाला, प्रायद्वीप भारत वाला, यहाँ पर तो आज तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो इसका मतलब वहाँ पर तो सवाल ही नहीं बनता ग्लेशियर होने का। तो वो सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये कभी ना कभी इस क्षेत्र में थे जहाँ पर दक्षिणी ध्रुव हुआ करता था। इसकी वजह से क्या था कि यहाँ पर जो ग्लेशियर पाए जाते थे, और ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका हो गया और अफ्रीका वाला ये दक्षिणी भाग हो गया, इसमें वो एक साथ पाए गए हैं। इसका मतलब ये कभी ना कभी एक ही हुआ करते थे, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव देखिए यहाँ हुआ करता था, पहले अफ्रीका वाले क्षेत्र में हुआ करता था, और भारत जो एकदम दक्षिणी ध्रुव के पास से पड़ा करता था यहाँ, इसलिए यहाँ पर क्या पाए गए हैं, यहाँ पर पाए गए हैं टिलाइट्स, यानी जो आप कह सकते हैं कि ग्लेशियर के जो निक्षेप पाए गए हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। तो ये हो गया, इन्होंने एक और साक्ष्य इन्होंने दे दिया। ठीक है, वापस चलें हम, और आगे क्या साक्ष्य देता है ना। तो इसने देखिए एक साक्ष्य दे दिया, महाद्वीपों में साम्यता, जिग्जो, एक चट्टानों की आयु में दे दिया, तीसरा दे दिया टिलाइट। अब देता है प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप का मतलब होता है कि भैया जो घाना का तट है वहाँ पर सोने के निक्षेप पाए गए हैं बहुत सारे, ठीक है, और वो वहाँ पर निक्षेप तो पाए गए, पर वो उसका उद्गम नहीं पाया गया कि भैया किस चीज़ से वो सोना बना है, ये हमें वहाँ पर पाया ही नहीं गया। भाई अब कोई ना कोई तो चीज़ पाई जा रही तो उसका उद्गम तो पाया जाना चाहिए ना, कि किस चीज़ से ये उत्पन्न हुआ, ये वहाँ पर पाया ही नहीं गया, है ना। जो सोनायुक्त वहाँ पर शिराएँ पाई गई हैं उनका हमें पाया ही नहीं गया। और उसका उद्गम कहाँ पाया गया, उसका उद्गम पाया गया है ब्राज़ील में, है ना। इसका मतलब है कि कभी ना कभी ये जो ब्राज़ील और घाना वाला एरिया है वो एक जगह कभी ना कभी वो मिला हुआ रहा था, है ना। समझाते हैं आपको, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए आपको हुआ क्या था, देखिए यहाँ पर है अपना देश ब्राज़ील, ये अपना देश है ना, यहाँ पर ये ब्राज़ील फैला हुआ है यहाँ पर इतना, ये वाला है ब्राज़ील, सॉरी ये है ब्राज़ील, और यहाँ कहीं पे अपना देश है घाना, है ना। पेन में चेंज कर लूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पर जो है घाना देश। अब घाने में क्या, घाना देश है, वहाँ पर क्या पाया गया है, वहाँ पर सोना पाया गया है, सोने की खान वहाँ पर पाई गई है ना, स्वर्ण शिराएँ वहाँ पाई गई है एक तरीके की, और उनका उद्गम जो है वो घाना में पाया ही नहीं गया। इसका मतलब क्या है, और उन्हीं के जैसा सेम ब्राज़ील में पाए गए हैं वो स्वर्ण सेनाएँ, वो शिराएँ पाई गई है। इसका मतलब ये घाना और ब्राज़ील कभी एक हुआ करता था। तो यहाँ पर जो इस वाले पूरे एरिया में वो जो है समुद्र, वो सोने के भंडार हुआ करते थे, इसलिए वो आधा टूट के इधर चला गया, बाकी जो घाना में रह गया। तो इसकी वजह से ही पता लगा कि देखिए प्लेसर निक्षेप है, उसकी वजह से पता लग गया कि कभी ना कभी ये दोनों एक ही हुआ करते थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कहाँ, प्लेसर निक्षेप, जीवाश्मों के वितरण। अब देख लेते हैं कि अब और क्या पता लगा कि भैया हर जो ये है यहाँ जीवाश्म, कि भैया देखिए कुछ छोटे छोटे जानवर हैं, उनके जीवाश्म जो है वो हमें मिले हैं। और देखिए
वो उन जानवरों के जीवाश्म हमें ये अमेरिका में मिले हैं, उनके जीवाश्म हमें मिले हैं अफ्रीका में मिले हैं, है ना। उनके जीवाश्म में भारत में कई जगह मिले हैं, उसके जीवाश्म में अंटार्कटिका में कई जगह मिले हैं। और देखिए जैसे मेसोसोरस, इनमें से एक नाम शायद आपको याद रखना, मेसोसोरस, मेसोसोरस, ये नाम आपको याद रख लेना। देखिए ये ऐसा छिपकली सा जानवर है, ये वो छोटे छोटे जानवर है ये। तो ये मेसोसोरस जो है ये पाया गया है। ऐसे एक लिट्रोसोरस है, और ये जानवर ऐसे हैं कि ये ज़्यादा पानी में, गहरे पानी में ये तैर नहीं सकते हैं, ठीक है। और इनके हमें जो जीवाश्म पाए गए हैं वो अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाए गए हैं, अफ्रीका में, भारत में, अंटार्कटिका में, इस जगह वो पाए गए हैं। जैसे अगर मेसोसोरस है, इसके पाए गए हैं दक्षिणी अमेरिका में पाए गए और अफ्रीका में पाए गए। और ये बेचारा जो है ये तो समुद्र, आज का अगर समुद्र पहले भी होता तो इतना बड़ा समुद्र तो ये तैर के पार ही नहीं कर सकता, ये पानी में इतना गहरा जा ही नहीं सकता। इसका मतलब इसके जीवाश्म यहाँ भी है और इसके जीवाश्म यहाँ भी है, मतलब ये दोनों क्षेत्र जो है ना कभी एक ही हुआ करते थे, इसीलिए तो यहाँ पर मेसोसोरस के अवशेष पाए गए, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने 4-5 एविडेंस दे दिए अपने उस पक्ष में कि भैया ये कभी ना कभी एक थे, पेंजिया और पेंथालासा, सॉरी, कि कभी ना कभी सारे महाद्वीप एक जगह ही हुआ करते थे, पर बाद में धीरे धीरे जो है ये अलग अलग हो गए। अच्छा चलो, वैज्ञानिकों ने कहा चलो ठीक है कि हमने आपकी बात मान ली कि ये अलग अलग, ये पहले एक जगह थे और अब अलग अलग हो गए। तो अब एक बात बताओ कि ये अलग अलग हुए तो क्यों हुए, कोई कारण तो रहा होगा, क्या फोर्स लगाया होगा, कुछ तो कारण रहा होगा कि जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग हो गए। तो इसमें 2 जो है वो कारण बताए कि हाँ भाई 2, एक तो था पोलर फ्लीइंग बल और एक था टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। पोलर फ्लीइंग बल को इंग्लिश में भी ऐसा लिखते हैं ना। तो ये 2 बल इसने बताए कि इनकी वजह से जो है वो अलग अलग ये हो जाते हैं। अब देखिए पोलर फ्लीइंग बल का तो मतलब क्या है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, उसकी वजह से, एक तो आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर गोल गोल घूमती है तो उसमें एक केंद्र अभिसारित और एक केंद्र अपसारित बल लगता है ना। केंद्र अभिसारित बल का मतलब होता है कि मान लो ये कोई गोल गोल चीज़ है, पृथ्वी अपनी इस प्रकार है ना, पूरी गोल नहीं है, यहाँ से उभरी हुई है, मतलब हुआ क्या कि ये यहाँ वाली चीज़ जो होती है उस पर एक बल तो इस प्रकार से लगता है और एक बल जो है केंद्र की ओर लगता है कि नहीं लगता है। तो ये जो केंद्र की ओर लगता है ये केंद्र अभिसारित बल, और जो बाहर लगता है वो केंद्र अपसारित बल होता है। तो ये कहता है पोलर फ्लीइंग बल के माध्यम से कि जो पृथ्वी अपनी घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये इस बल जो इसके ऊपर बल लग रहा है पोलर फ्लीइंग बल, इसकी वजह से ये एक दूसरे से अलग अलग हो गए। इस प्रकार से अलग अलग ये हो जाते हैं। एक बल तो इसने ये बता दिया, ठीक है। एक बल इसने बताया ज्वारीय बल। अब ये ज्वारीय बल क्या है? ज्वारीय बल कहता है, ये कहता है कि एक तो अपना चांद हो गया, एक हो गया सूर्य, इन दोनों का बल जो पृथ्वी पर लगता है, इन दोनों का बल जो है वो पृथ्वी पर लग रहा है, वो हो गया ज्वारीय बल। तो ये कहते हैं कि इन पृथ्वी जो घूम रही है इसके ऊपर इन दोनों ग्रहों, ये जो 2 अपने पिंड है, आकाशीय पिंड, इनका बल जो है पृथ्वी पर लग रहा है और इसकी वजह से ये इनको एक दूसरे इनकी तरफ खींच ले रहा है और खींच के ये जो सारे महाद्वीप जो वो अलग अलग हो गए, है ना। परंतु इन दोनों ही बात में आगे आने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका खंडन किया कि भैया ऐसी बात संभव नहीं है, क्योंकि पोलर फ्लीइंग बल जो है वो इतना मतलब वो नहीं है, इतना प्रभावशाली नहीं है। साथ ही साथ ज्वारीय बल जो है वो भी इतना प्रभावशाली नहीं है कि वो महाद्वीप को ही अपार्ट कर दे, एक दूसरे से अपार्ट कर दे, महाद्वीप को ही एक दूसरे से अलग कर दे। अगर ऐसा इतना ये अगर भयंकर ये बल होता तो आज हमारी पृथ्वी ही ज्वारीय बल की वजह से घूमना ही बंद हो जाती। जब इतना बल ही बाहर से लग रहा है तो पृथ्वी घूमना ही बंद हो जाती है अपनी, है ना। तो ये इस बात का खंडन कर देते हैं। इस बात का खंडन करने के बाद भाई एक बंदा आता है, चलते हैं यहाँ पहले अपने बुक में ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, है ना। हाँ ये है, तो यहाँ पर जो है प्रवाह संबंधी बल देखिए, पोलर फ्लीइंग बल या ध्रुवीय फ्लीइंग बल आदि आ गया, और एक आ गया अपना टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल इसने बता दिया। और ध्रुवीय बल इसने बता दिया कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से लगता है, वो वाला बल है। और साथ ही साथ ये जो अपना ज्वारीय बल है, ज्वारीय बल लगता है समुद्र जो अपना चांद और सूरज है उसकी वजह से ये लगता है।
हाँ जी, ये है ना। परंतु सर्वथा जो वैज्ञानिक आया आगे वाले, उन्होंने बोला कि भैया ये आप बात जो है वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, मैंने वो अभी आपको बता दिया। इसके बाद में एक बंदा आता है आर्थर होम्स नाम का, वो एक संभावना व्यक्त करता है। वो बताता है कि अपने पृथ्वी है उसके अंदर जो है, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पृथ्वी की संरचना पढ़ा रहा था, दुर्बलता मंडल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, अभी और बता दूंगा आपको। तो वहाँ पर जो मेंटल है, मेंटल में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव, वहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ वहाँ पर है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, जहाँ पर रेडियो तरंगे विकिरित होती रहती है, ऐसे पदार्थ होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे थोरियम हो गया, है ना, इस प्रकार के। तो उनमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव वहाँ पर पदार्थ होते हैं, और वहाँ पर एक धाराएं जो हैं बनती रहती हैं, संवहनीय धाराएं वहाँ पर बनती रहती है। उन संवहनीय धाराओं की वजह से जो है ये जो महाद्वीपीय विस्थापन है वो अलग अलग हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा एक इसमें बताता है कि देखिए वैगनर तो क्या कह देता है कि ये ध्रुवीय फ्लिंग बल और जो ज्वारीय बल है उसकी वजह से हुआ था, मगर जो आने वाले लोग हैं, आगे वाले वैज्ञानिक जो है वो इसकी बात मानते नहीं कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, इतना होता तो पृथ्वी घूमना बंद हो जाती, और ये जो पोलर फ्लिंग बल है वो तो इतना फोर्स लगाता ही नहीं, इतना भारी लगाता ही नहीं है। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो चित्र की सहायता से समझा रहा हूँ, क्योंकि चित्र की सहायता से आदमी को बढ़िया समझ में आता। फिर एक आदमी आता है आर्थर होम्स नाम का, वो बेचारा कुछ ट्राई करता है, क्या नाम था इसका, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स नाम का एक और वैज्ञानिक आता है, वो क्या कहता है कि अपनी पृथ्वी है ना, वो इसका ट्राई करता है कि हाँ भाई ये एक दूसरे से अपार्ट कैसे हुए, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या कहता है कि जो अपनी पृथ्वी है उसका मेंटल है, जैसे आपको पृथ्वी वाला वो याद है ना, पृथ्वी की संरचना आपको याद है कि नहीं है। चलो नया पेज लेके मैं आपको समझाऊँ। पृथ्वी की संरचना मैंने आपको समझाया था कि पृथ्वी जो है इस प्रकार से बनी हुई है ना, ये अपना है क्रस्ट, मेंटल, ये कोर है ना, ये अपना क्या है, क्रस्ट यानी भूपर्पटी, भूपर्पटी, ये है मेंटल, ठीक है, और ये है आउटर कोर, और ये है इनर कोर। अब बात हमें कहाँ करनी है, मेंटल पे फोकस करना। मैंने आपको बताया था कि दुर्बलता मंडल जो है वो पाया जाता है कहाँ पर, मेंटल में। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है मेंटल में, ये है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल बताया था ना स्टेनोस्फीयर, ये है किसमें, सेमी मोल्टन अवस्था में ये है, यानी अर्ध द्रव अवस्था में है। यहाँ पर क्या होता है कि रेडियो एक्टिव तरंगे निकलती हैं। क्या निकलते हैं यहाँ पर, रेडियो एक्टिव तरंगे यहाँ पर निकलती है, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ जहाँ पर उपस्थित है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, जहाँ से रेडियो तरंगे निकलती है, जैसे आप कह सकते हैं कि थोरियम, यूरेनियम, इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं, और बहुत हजारों प्रकार के पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर संवहनीय धाराएं जो है बनती है। संवहनीय धाराएं क्या होती हैं, चाय उबलती देखी है आपने कभी, वो चाय में संवहनीय धाराएं ही बनती है। तो मान लो कि ये अपनी होगी पृथ्वी, और यहाँ पर संवहनीय धाराएं जो है इस प्रकार से बन रही है ना, यानी कि जब रेडियो एक्टिव यहाँ पर उपस्थित हो तो देखिए ये संवहनीय धाराएं, मतलब इस प्रकार से ये बन रही है संवहनीय धाराएं, इस प्रकार से ये संवहनीय धाराएं यहाँ पर बन रही हैं पृथ्वी के अंदर, है ना। और वहाँ कहाँ पर कौन सा पैटर्न है ये वो समझाने में वो भी नहीं कामयाब रह पाए कि ये अगर इसी जगह पर ये संवहनीय धारा इस प्रकार से जा रही है तो यहीं ही क्यों जा रही है, यहाँ क्यों नहीं जा रही है, ये वो समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, है ना। यहाँ देखते हैं चित्र में समझते हैं अच्छे से। तो वो कहते हैं कि भैया ये अपनी है मेंटल, और इस मेंटल में ये है अपना स्टेनोस्फीयर, और यहाँ पर क्या चलती है, संवहनीय धाराएं। ये जो है ना, ये है संवहनीय धाराएं, और इसने दिया था संवहनीय धारा सिद्धांत, इसने दिया था। तो यहाँ क्या होता है कि संवहनीय धारा से देखिए ये इस तरफ जा रही है, और यहाँ से क्या होता है कि जब ये इस तरफ जाएगी तो यहाँ का जो भूखंड है ना उसको भी ये इस तरफ लेके जाएगी, और ये वाली जो है वो इस तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में यहाँ पर जगह बन जाएगी, और ये जो जहाँ पर जगह बन गई वहाँ से क्या निकलेगा बाहर, यहाँ से लावा बाहर निकलेगा, और यहाँ से जो है वो इधर फैल जाएगा। इसी वजह से जो वो अपने जो महाद्वीप है वो अलग अलग चले गए, ये कहना चाह रहे थे। और फिर ये इधर आ जाएगी, तो यहाँ पर दूसरा देखें, ये अपनी कॉन्टिनेंटल है, ये सॉरी अपनी महासागरीय चट्टान है, वो
प्लेट है और ये कोई महाद्वीपीय प्लेट होगी। इसकी वजह से महासागरीय प्लेट जो है वो इसके नीचे सबडक्ट हो गई और सबडक्ट होने के बाद ये यहाँ से वापस मेल्ट हो जाती है और फिर वापस ये संवहनी धारा इस प्रकार से चलती रहती है। ठीक है ना। देखिए यहाँ से आ गई, फिर यहाँ से इस प्रकार से आ गई, तो यहाँ पर गर्त बन जाते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस जगह पर, ये वाली जगह है जहाँ पर यहाँ गर्त बन जाते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ मध्य महासागरीय कटक बन जाते हैं। सॉरी, कल जब हम पढ़ेंगे ना प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वगैरह, वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बन जाते हैं मध्य महासागरीय कटकें, यहाँ पर बन जाती है। तो ये जो है ये एक सिद्धांत है संवहनीय धारा सिद्धांत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको पूरा? हाँ, ये संवहनीय धारा सिद्धांत है। समझ में आ गया आपको? तो संवहनीय धारा सिद्धांत के बारे में आपको मैं एक बार एक और नया लेके समझा दूं। संवहनीय धारा सिद्धांत, सबसे पहले तो ये दिए किसने? आर्थर होम्स ने ये सिद्धांत दिया। ठीक है। ये क्या कहता है कि पृथ्वी की जो अपनी मेंटल है, पृथ्वी में जो अपनी मेंटल है उसका जो दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ उपस्थित हैं। और उन रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्या होता है, उन रेडियो एक्टिव पदार्थ में संवहनीय धाराएं जो है वहां पर उपस्थित बनती है, वहां पर बनती है संवहनीय धाराएं। संवहनीय धाराएं वहां पर जो है वो उत्पन्न होती है। वो संवहनीय धाराओं की वजह से क्या होता है कि अपनी जो अपनी भूप्रपटी है वो भूप्रपटी प्रभावित होती है। जैसे अगर ये वाली, ये अपनी भूप्रपटी है, ये अपनी भूप्रपटी है और ये संवहनीय धारा जा रही है ऐसे। सॉरी, एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ। दोबारा समझ लेते, कोई नहीं। ये अपनी भूप्रपटी है, ठीक है, और ये अपनी संवहनीय धारा है। देखिए ये संवहनीय धारा कौन से कहाँ बन रही है, इसका पैटर्न समझाने में वो भी कामयाब नहीं हो पाए, परंतु हमें एक चीज़ का पता लग गया, हाँ, कि ये चट्टानें एक दूसरे से अलग, ये महाद्वीप अलग क्यों हो रहे होंगे, यहाँ से पता लग जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये भूप्रपटी के संपर्क में आएंगे तो ये इसको इधर खिसकाएंगे, तो ये अपनी ये इधर खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी, ये भूप्रपटी अपनी इधर खिसक जाएगी, और ये इधर आएगी तो ये भूप्रपटी इधर खिसक जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि बीच में यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक क्या होगा, दरार पड़ जाएगी और ये इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी। ये कहने की बात कहना चाह रहा है कौन? आर्थर होम्स, जिसने संवहनीय धारा सिद्धांत दिया। इस प्रकार से आपको चित्र बना के समझा देना है ना। तो ये हो गया आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? जर्मन मौसम वैज्ञानिक था अल्फ्रेड वेगनर ने। ये हमें सिद्धांत दिया, 1921 में देता है ये सिद्धांत। ये इसके सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है ये, कि पहले जो है पूरी पृथ्वी जो है वो एक रहती है, कि ये जो है पूरा भूखंड एक रहता है जिसे कहते हैं पेंजिया, और इसके बाहर जो होता है अपना ओशन उसे कहता है पैंथा लासा। ठीक है। फिर क्या होता है, समय के साथ साथ जो है अपनी जो पेंजिया होती है वो पेंजिया दो भागों में टूट जाती है। सॉरी, एक मिनट। समय के साथ अपनी पेंजिया है वो दो भागों में टूट जाती है ना। पेंजिया टूट गई, ऊपरी वाला भाग क्या हो गया? लोरेशिया। नीचे वाला भाग क्या हो जाता है? गोंडवाना। और भारत किसका पार्ट होता है? गोंडवाना का, है ना। भारत गोंडवाना का ही भाग होता है। और ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है, ये है टेथिस महासागर। फिर ये धीरे धीरे अलग हो जाते हैं और वो अलग हो के आज की पोजीशन में धीरे धीरे पहुंच जाते हैं अलग अलग कालक्रम में। और फिर इसको पूछा जाता है कि भाई बता इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण पूछे जाते हैं कि भैया ये तो बता दे कि ये अलग है क्यों। तो ये दो कारण बताता है, एक तो पोलर फ्लीइंग बल बताता है, और एक क्या बताता है? ये बताता है एक ज्वारीय बल।
ज्वारीय मतलब बल मतलब अपना सूर्य और चंद्रमा का जो बल लगता है, और ये पोलर बल का मतलब हो गया अपना जो पृथ्वी घूमती है उसकी वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से बल लगता है, वो हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद मानते नहीं है, इसके बाद में आ जाता आर्थर होम्स, जो मैंने कहानी आपको बता ही दी है। इस प्रकार से आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। हाँ जी, और इस लेक्चर की PDF जो है आपको लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से जो अपना चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर मिल जाएगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज्योग्राफी के इसी प्रकार से कठिन कठिन जो कंसेप्ट है उनको हम बड़ी आसानी से यूँ चुटकियों में समझेंगे, और एक बार आपने समझ लिया कभी नहीं भूलोगे। कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आपको अगर किताब से सीधा पढ़ोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएंगे। और यूट्यूब पे मैंने भी देखा है, जब हम भी रहते थे आपके उसमें स्थिति में थे, तब बकवास करने वाले आदमी ज़्यादा हैं। यूट्यूब पे जो फ्री में पढ़ाते हैं ना, वो बकवास ज़्यादा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है। और हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट आपने कभी सुना है, देखा भी नहीं होगा, वीडियो में भी नहीं आते हैं। और हम तो आप लाइक वाइक कमेंट शेयर करने की ज़्यादा भीख भी नहीं मांगते हैं। तो हाँ, इतना अगर आप करते रहो लाइक कमेंट, तो क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है हमें करने के लिए। और वैसे तो देखिए, पढ़ाने का मोटिवेशन अंदर से है, बाहर की लाइक वाइक से मोटिवेशन की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं हमें। हाँ, फिर भी आप देखते रहिए, आपका भला हो, इसमें हमारा भला है। और तो समाप्त करते हैं आज का लेक्चर यहीं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।